लास्ट क्लास में पढ़े थे एक रिलेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन। देखो एक्सियल को एक से दिखा रहे हैं, जो कि आया था के टाइम्स 2p/r³ शॉर्ट डायपोल के लिए ही रिजल्ट आया था। ठीक है, हमें शॉर्ट डायपोल के लिए पढ़ना है। और वैसे हम लोग पढ़े थे इक्वेटोरियल लाइन, EQUA करके छोड़ रहे हैं, इसके लिए आया था के टाइम्स p/r³। यही दो रिजल्ट आया था लास्ट क्लास में पढ़े थे। अभी हम इस रिजल्ट का फिर से यूज करेंगे, ठीक है। और इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग आज डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा लॉन्ग में। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। at any point due to an electric dipole। जैसे मान लो हमारे पास, फिर से वही बात कहानी वैसे शुरू करते हैं। एनी पॉइंट मतलब अभी तक आप क्या पढ़े थे हम लोग कि ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये अगर हमारा डाइपोल है तो इसके एक्सियल पॉइंट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इसके ठीक 90 डिग्री। ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि ये दोनों पॉइंट में क्या अंतर है। दोनों कलर अलग करके दिखा रहे हैं। ये हमारा कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये होता है एक्सियल पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो अब जरा एक चीज और गौर करिएगा आप लोग कि जो एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आता था वो इसी दिशा में आता था, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता था वो अपोजिट आता था। किसका? डाइपोल मोमेंट, जो कि डाइपोल मोमेंट हमेशा इधर से उधर होता था। ये याद रखिएगा कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है। देखिए जिधर डाइपोल मोमेंट उसी दिशा में, जबकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी बेसिस पर हम ये डेरिवेशन करेंगे। ये डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी इसको समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसको बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं कि वी कंसीडर, मान लेते हैं जो हर बार में मारते हैं, वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a लेते हैं हम लोग हर बार, लेंथ 2a एंड चार्ज q लेते हैं हर बार हम। यानी है क्या कि हम एक, देखो सारा चीज डायग्राम पर, इसे डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो भी यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम होगा। यहाँ पर अब दो चार्ज रखते हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ रखते हैं। ये हो जाएगा -q चार्ज, ये हो जाएगा +q चार्ज। अब आपको पता है इसका बीच का पॉइंट सपोज को ये हम ले लेते हैं, इस बीच के पॉइंट को हम लोग O बोल देते हैं। चलो बाकी इसको हम हर बार A लेते हैं, इसको B लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह का लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड में। इसको जरा ऐसे एक्सटेंड करते हैं, आपको पता है ये एक्सियल लाइन की तरह काम करेगा। और ये क्या करते हैं, यहाँ डॉटेड से एक लेकर आते हैं, ये एक डॉटेड लाइन ऊपर से लेकर आते हैं, इसको तुम नीचे क्यों लेकर जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मंत्र समझ रहे हैं, ये हमारा हो गया एक्सियल लाइन और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है -q+q, जिसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन आप समझ सकते हैं कहां से। अब पॉइंट ओ से देखिए, पॉइंट ओ से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए होता है, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा तो एक्सियल पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, मान लो थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। लेकिन
ये दो का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं यहाँ पर ये दो। लेकिन आप सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पर, सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस डायपोल के चलते, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक 90 डिग्री पर, एक 0 डिग्री पर, है ना, एक एक्सियल लाइन एक यहाँ पे निकाल चुका, अब इस पॉइंट पर निकालना। तो सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लाके जोड़ते हैं यहाँ से, सबसे पहले इस पॉइंट को लाके यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है, इस पॉइंट ओ से। अच्छा, ये दोनों पॉइंट को अब हम हटा देते हैं, ये तो बस समझाने के लिए बनाए थे, अब इस काम को जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इस काम को जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए बताए थे, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हमको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन से कोई मतलब नहीं। अब ये जो पॉइंट है वो ओ से आर दूरी पर है और इस पॉइंट पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस लाइन का जो एंगल है थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। अगर इस पॉइंट ओ से देखा जाए तो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ओ से बी की ओर। अगर इस पॉइंट ओ से देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ओर, तो इस पॉइंट से देखोगे तो इधर की ओर जाएगा, ठीक है। देखो इधर की ओर जाएगा डाइपोल मोमेंट, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, थोड़ा सा मोटा बना दिए हैं, ये पी डाइपोल मोमेंट है जो कि माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। अब देखो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम लोग पढ़े हुए हैं, किसी भी वेक्टर को हम लोग चाहें, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है ए, इसको हम चाहें तो दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इधर और एक इसको इस पे परपेंडिकुलर, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। इसके 90 डिग्री पर लेकर आओ, यहाँ से ऐसे जाएगा 90 डिग्री। तो ये अगर थीटा एंगल बना रही है, वेक्टर मान लो ए है और थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो ये होता था ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर का एक्सिस होता है ए साइन थीटा। ये तो नॉन सा बात है, रिजोल्यूशन वाला रूल आप लोग जान रहे होंगे। तो वैसे इस पी को हम रिजोल्व कर सकते हैं दो पार्ट में, बशर्ते दोनों पार्ट क्या होना चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट इस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर एकदम इधर कर बन सकता है, ये 90 डिग्री पे इधर एक लाइन बना सकते हैं। देखो यही बहुत, ये स्टेप जिसको समझ में आ गया समझो कि उसके लिए ये क्लियर हो गया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ओ से डाइपोल मोमेंट बी की ओर जा रहा है पी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। दोनों पार्ट एक दूसरे परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पर दो परपेंडिकुलर बना दे, ये स्ट्रेट लाइन लगभग है, ठीक है, यहाँ हम डॉटेड कर दिए हैं, डॉटेड से स्ट्रेट पता नहीं चला, कंप्लीट स्ट्रेट है ये, यानी ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, देखो ये एंगल 90 डिग्री। तो पी का दो पार्ट रिजॉल्व होगा, ठीक है, कैसे कैसे, एक पार्ट इधर की ओर रिजॉल्व होके आएगा, देखो इसको रेड कर दे रहे हैं, इधर की ओर आएगा, चूंकि पी से 90 डिग्री पर है, थीटा वाला पार्ट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा ये पार्ट, और एक पार्ट ऊपर की ओर जाएगा। चलो इसका कलर हम हरा कर देते हैं, देखो इधर की ओर जाएगा, एक पार्ट इधर की ओर जाएगा, इसको हम पी साइन थीटा बोलेंगे, पी कॉस थीटा बोलेंगे। यानी पी खत्म हो गया, इसका दो कंपोनेंट बचा, पी का रोल खत्म, अब बचा दो कंपोनेंट, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ ये चीज समझ रहे हैं तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर इसको एक बार फिर से बताइए ना। देखिए जैसे कि ए और बी के बीच में एक वेक्टर है ना ये पी, तो पी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओ से पी की ओर एक वेक्टर ले लिए, सिंपल हम एक वेक्टर ले लिए ये, और इसको दो भाग में हम रिजॉल्व कर दे रहे हैं, एक इधर और एक इस पर 90 डिग्री, बस वही काम किए। ये हमारा है पी वेक्टर क्वांटिटी, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, जैसे ए को तोड़ते हैं और दोनों दूसरे पर 90 डिग्री है, इधर वाले को हम पी साइन थीटा बोलते हैं, इधर वाले को हम पी कॉस थीटा बोल रहे हैं, बस
अभी तक तो यही काम किया और कुछ नहीं किया। ये यस एंगल सर। थीटा है। इस डायग्राम को हम रहने देते हैं आपके लिए, चलिए इस डायग्राम को छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ के बाद का स्टेप समझ गए तो सब कुछ कहानी खत्म है। देखिए अब ये जो डायपोल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अब ये डायपोल खत्म हो गया। अब इस डायपोल का दो पार्ट बचा, पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा। इस पी साइन थीटा के लिए बता सकते हैं ये पॉइंट सी जो है कितने डिग्री पर है। पी साइन थीटा से ये जो पॉइंट सी का लाइन है कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर। 90 डिग्री। तो हाँ 90 डिग्री पर है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है इसके लिए कौन सा पॉइंट है? जैसे देखिए इस डायपोल मोमेंट, अगर यहां से देखिएगा तो ये हमारा डायपोल मोमेंट, देखिए यहां से ऐसे। इस डायपोल मोमेंट के लिए 90 डिग्री का पॉइंट क्या कहलाता है? कौन सा पॉइंट कहते हैं इसको? इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। और इस डायपोल के सीधे में जो लाइन आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट कौन सा है? 90 डिग्री पर। जैसे कि इस पी के लिए ये 90 पर था, तो ये कौन सा पॉइंट है पी साइन थीटा के लिए? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट। ओरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पी के जस्ट अपोजिट बनता है। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा, देखो ये रेड है, इसी के जस्ट अपोजिट बनेगा, मतलब ये इधर भाग रहा था ये इधर भागेगा। इसको चलो हम E1 बोलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताएं कि ये पी साइन थीटा जो है, जैसे कि ये पी यहाँ पर था, अब देखो प्लस माइनस खत्म हो गया। प्लस माइनस को देखना ही नहीं है, सारा काम खत्म। प्लस माइनस को हम हटा भी देंगे तब भी अब कोई रोल ही नहीं प्लस माइनस का, एक स्टेप और रिजल्ट आ जाएगा। इस पी साइन थीटा के लिए पार्टिकुलर जो सी पॉइंट है वो एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 बन गया। ठीक है, तो E1 का फॉर्मूला क्या होगा, है ना? यहां पर लिखेंगे 4p साइन थीटा पॉइंट सी एक्ट एज, कौन सा पॉइंट है ये? इक्वेटोरियल पॉइंट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? के पी बाई आर क्यू। के टाइम्स यस सर। पी की जगह पी पी साइन साइन थीटा। थीटा। यहां पर सिंपल पी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पी साइन थीटा होगा। ठीक है, हमेशा पी स्मॉल लिखने की कोशिश करिएगा जी। डायपोल मोमेंट को स्मॉल पी से ही दिखाते हैं, कभी कैपिटल कर देते हैं। स्मॉल पी में क्या करते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं। पी साइन थीटा, पी साइन थीटा बाय आर की जगह आ रही है, cos थीटा। डिस्टेंस तो आ रही ना है, आर क्यों रख cos दिया? थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला चेंज किया, बस पी की जगह पी साइन थीटा है। अब देखिए अगेन अगेन 4, अब किसके लिए बात करेंगे? पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट सी कैसा एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर। एक्सियल पॉइंट। देखो ये जो डाइ यहां पर पहले देखो, ये जो डाइपोल मोमेंट के दिशा में ये पॉइंट है, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा में यदि कोई भी पॉइंट आता है, यहाँ 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 कहीं भी रहे, तो कौन सा पॉइंट कहलाता है वो? एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल। डाइपोल मोमेंट की दिशा में यहाँ 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 कोई भी पॉइंट, हमको तो पॉइंट सी से मतलब है ना, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा इसके लिए? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही, तो पी कॉस थीटा की दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। देखो इधर क्यों, एकदम सीधा यहां से बनेगा, एकदम 90 डिग्री पर। इसको E2 बोलते हैं, इसलिए कलर भी हम सेम कर दिए। तुम बोलो सर इसका 90 डिग्री वाला कहाँ गया, मतलब पी कॉस थीटा का, ठीक है, एक्सियल पॉइंट का हम बात की, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ गया? तो निश्चित रूप से इससे 90 डिग्री पे इधर कहीं आएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। इस पी साइन थीटा के लिए एक्सियल भी होगा इक्वेटोरियल, जैसे इस पी के लिए एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल दो पॉइंट है ना, वैसे इसके लिए भी होगा, इसके लिए होगा, लेकिन हमको पॉइंट सी पर रिजल्ट निकालना है, इसलिए हम देखेंगे पॉइंट सी पर इसका कौन सा वैल्यू है। तो इसका इक्वेटोरियल वैल्यू है और इसके लिए एक्सियल वैल्यू, दोनों वैल्यू रख देना है। तो E2 का फॉर्मूला क्या होगा, आप ही लोग बताइए। E का फॉर्मूला क्या होगा? के पी 2p cos थीटा। cos 2p सर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 2p होगा।
जान के गलती लिख रहे, देखे तो लोग पकड़ता है कि नहीं। 2p cos थीटा बाय, क्योंकि ये फॉर्मूला काम कर रहा है ना, 2p cos थीटा बाय आर क्यू कर दी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद इसी में थोड़ा सा जगह बढ़ा के लिखेंगे, थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, रुको, इतना तो हम ऊपर जा ही सकते हैं। अब देखो कितना आसान है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालेंगे, E1 E2 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे ना यहाँ पे रिजल्टेंट सी पर Yes, sir. निकालने के लिए, है ना, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, हमको रिजल्टेंट से ही मतलब है, हमसे तो ये मतलब नहीं है कि रिजल्टेंट किस एंगल पर जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं आएगा तो इसे रिजल्टेंट बीचों बीच तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको रिजल्ट में किधर जाएगा रिजल्टेंट से मतलब नहीं, इतना है कि दोनों के बीच में जाएगा, बीचों बीच नहीं जाएगा, इसे रिजल्टेंट हम नहीं दिखाने जा रहे, लेकिन हाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकालने जा रहे हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे थोड़ा सा स्पेस और क्रिएट करते हैं, और देखो तुरंत अब रिजल्ट आ गया, लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी पर क्या होगा, E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड निकालना हमको, तो इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस कितना होगा जी, कॉस 90, E1 E2 के बीच का एंगल 90 होगा ना ऊपर में। Yes, sir. देखिए डायग्राम दिखाते हैं, फिर से डायग्राम को दिखाते हैं, E1 E2 के बीच का एंगल कितना होगा 90। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पीछे वापस आते हैं, एक स्टेप और करके नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखिए रिजल्ट क्या आया है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा E इक्वल टू, चूंकि यहाँ अटेगा नहीं है, E इक्वल टू हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो। ठीक है, अब 1 2 और 3 को एक साथ लेंगे, 1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सीधे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों कंबाइन कर दो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, और E1 की जगह K टाइम्स P साइन थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा, एक और बात, हम ये शॉर्ट डाइपोल के लिए निकाले हैं, ठीक है, इसलिए आसानी से बन जा रहा का होल स्क्वायर प्लस K टाइम्स 2p cos थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर, ये भी आएगा, और ये पूरे का रूट उतना लंबा देने से बढ़िया 1/2 लिख दे, बात बराबर है। ठीक है, अब देखो दोनों से बाहर क्या निकल सकता है, तो देखो दोनों में k कॉमन है, k स्क्वायर पी स्क्वायर, और नीचे से आर क्यू का स्क्वायर मतलब R6, चाहे एक स्टेप रुको यही कर देते हैं, दोनों से हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों से k स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, नीचे में आर क्यू का पावर 6 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बताइए, 4 हो जाएगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर बचेगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। हो गया, होल का पावर 1/2 तो रहेगा ही। अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे, तो रूट स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो ये k बचेगा, p बचेगा, बाहर क्या निकलेगा, k p बाय आर क्यू, ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसका 1/2 रह ही जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर का तोड़ दे क्या, साइन स्क्वायर तोड़ते 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कहानी खत्म, 1/2 तो रहेगा ही, बाकी से तो बाहर निकाल चुके हैं। अब इसको एक स्टेप सॉल्व करिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 पाई साइन नॉट p बाय
आर क्यू थोड़ा देखने में अच्छा लगता है 1/4 बाकी ये देख लो एक घट जाएगा, बचेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको रूट में डाल दो, यही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो अब थीटा का वैल्यू यदि 0 कर दें, जैसे कि क्या था, ये हमारा डायपोल था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये हमारा पॉइंट था जो यहां से थीटा एंगल पर था, पॉइंट सी। आप थीटा 0 करेगा तो ये पॉइंट सी घसकते घसकते कहाँ आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा। तो सी किस में बदल जाएगा, कौन सा पॉइंट में बदल जाएगा, एक्सियल की इक्वेटोरियल पॉइंट में, एक्सियल पॉइंट पर। तो थीटा को 0 करके देखा जाए क्या कि एक्सियल पॉइंट में आता है कि नहीं। एक्सियल पॉइंट का वैल्यू आना चाहिए थीटा 0 करने पर, जो फॉर्मूला हम निकाले हुए थे। थीटा 0 करिए, कॉस थीटा 0 मतलब कॉस का वैल्यू 1 यानी 1 + 3 यानी 4, 4 यानी 2 बाहर, अरे 4 का रूट 2 बाहर, तो देखो तो आ जाएगा नहीं, 1/4 + 2p/r³ आ गया ना। यस 2p/r को ही वैल्यू आ गया। अच्छा 90 करके देखिए, cos 90 0 खत्म, p/r³ cos 90 0 मतलब रूट, ये तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, है ना। हम बार बार ये लाइन जरूर लिखेंगे आप लोग के लिए, आप लोग एग्जाम में जरूर एक लाइन लास्ट में लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब इसमें तो स्पेलिंग जाने की जरूरत नहीं, आपको उतना स्पेलिंग आता है, थोड़ा साइन टाइप का करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए इसका कहानी खत्म, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा इतना ही कर देना। अब जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका शॉर्ट में पूछता है कई बार। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर टॉर्क, दो चीज आप लोग के लिए पुराना कॉन्सेप्ट है, एक तो टॉर्क है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो लेटेस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क क्या पहले आपको समझना पड़ेगा, TORQUE है ना, टॉर्क TORQUE है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हैं क्या है, टॉर्क क्या होता है समझिए। टॉर्क एक्चुअली होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है टॉ = R×F, ये जनरल फॉर्मूला होता है। इन द केस अगर एक फोर्स है, जैसे मान लो ये एक एक्सिस है, चाहे ये मान लो हमारा एक पिलर है, चाहे घर का बात करते हैं, घर का ये हमारा चौखट जिसको बोलते हैं वो है, और इससे ये लगा हुआ दरवाजा है। आप इसको अगर इधर की ओर फोर्स लगाइएगा, दरवाजा टर्न करेगा इस चौखट से, है ना, इस चौखट के इधर पूरा दीवार रहता है एक तरह से, तो दरवाजा टर्न करके बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो आप जो फोर्स लगाएगा वो एक्चुअली फोर्स है, उसको हम टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स लगेगा उसका इफेक्ट इस पर नहीं दिखेगा, जब तक इस फोर्स का पोजीशन बदलिएगा इसका इफेक्ट भी बदल जाएगा। अगर ये दरवाजा है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स आप यहाँ लगाते हैं, वही 10 न्यूटन फोर्स यहाँ लगाइए, वही 10 न्यूटन फोर्स यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, क्या दरवाजा हर बार एक ही स्पीड से खुलेगा कि दरवाजा नहीं भी खुल सकता। अगर आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं दरवाजे के हर पॉइंट पर, एकदम किनारे से लेकर अंदर तक, क्या दरवाजा संभावना हर बार खुल जाए, नहीं भी खुल सकता, क्योंकि दरवाजे के किनारे पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो मैक्सिमम काम करता है। इसलिए किसी दरवाजे को देखते हैं किनारे से खोलते हैं, उसका जो साइड का इलाका वहां फोर्स लगा खोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो फोर्स जो लगा रहे हो फोर्स डिस्टेंस के साथ मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, क्योंकि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट, किसी फोर्स का यदि टर्निंग इफेक्ट हो रहा, किसी फोर्स से कोई चीज टर्न कर रहा, तो वो फोर्स के साथ उसका डिस्टेंस भी मायने रखता है, किस एक्सिस के अराउंड घूम रहा, इसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है R×F। F हो गया जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स का वैल्यू, और R एक्सिस से कितना दूरी पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो टॉर्क निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं, R×F का मतलब RF sin थीटा हो जाता है। टॉर्क निकालने का एक और फॉर्मूला है, जैसे मान लो हमारे पास एक इतना बड़ा
कोई लकड़ी का टुकड़ा है, एक कोने में हम इसको इधर के फोर्स लगाते हैं एफ, और दूसरे कोने में इधर के फोर्स लगाते हैं एफ। ये दोनों फोर्स मिलकर भी इस टुकड़े को घुमा देगा, ये टुकड़ा इस तरह से टर्न करेगा, इस तरह से टर्निंग इफेक्ट होगा इसमें, देखिए ऐसे से घूमेगा। तो जहां भी फोर्स टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वहां तो टॉर्क है, तो यहाँ तो टॉर्क निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था आर क्रॉस एफ, लेकिन यहाँ पर टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू, मतलब दोनों में से किसी एक, दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग टॉर्क जब पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बोल रहे हैं, दोनों फोर्स बराबर करके हम फॉर्मूला बता रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ, मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स का वैल्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो डी है तो डी, ये टॉर्क निकालने का तरीका है। यदि दो फोर्स मिलकर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो ये यहां पर घूम गया, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, मान लो लकड़ी है बीच में, यहां से तुम बीच बीच के कोई मदद से ऐसे घुमा देते, अब तुम दोनों फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क बराबर क्या होगा एफ, एक फोर्स ये एक फोर्स है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, ये दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ऐसे डालेंगे परपेंडिकुलर, ये डालेंगे तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये वाला, ये 90 डिग्री डिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। खैर अगर थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट आया तो ठीक है, बाकी तो हम लोग डिटेल चलेंगे अभी, है ना। मेरा टारगेट था थोड़ा बहुत आप लोग टॉर्क को समझे। टॉर्क इज बेसिकली टर्निंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर से वही कहानी, हम क्या क्या शुरुआत करेंगे, लिखेंगे वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a लिखे थे कि 2a लिख दिए थे पिछले बार, 2a लिखे थे ना, 2a एंड चार्ज q। मान लेते मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ हमारा क्या है 2a है और चार्ज क्या है q। फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, वापस डायग्राम बना रहे हैं हम, है ना। अच्छा अच्छा, एक और बात, एक और बात, चार्ज q है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। किसका, ये प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ बता रहे, वही बताएंगे अभी। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या मतलब है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका हर एक पॉइंट पर उसका वैल्यू सेम है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था आपको ये चीज बताया था, ये हम देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। कोशिश करें लगभग दूरी बराबर हो, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलके इतने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा, इसके दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक, अगर मान लो हम पूछते हैं यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, पॉइंट ए पर कि बी पर, क्या लगता है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पॉइंट ए पर कि बी पर। सेम होगा सर। सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। और ऐसे भी आप जान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का अगर दूरी सेम है, हम लगभग सेम बनाने की कोशिश किए हैं, थोड़ा बहुत अंतर यहाँ दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। यहाँ 2 कूलम, यहाँ 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, हर जगह वही। अब इसमें क्या करना है, एक डाइपोल रखना है, इसमें हम एक डाइपोल रख रहे हैं बीचों बीच, ठीक है। ये हमने बीचों बीच एक डाइपोल रख दिया, ये मेरा डाइपोल है। अब क्या है कि इस डाइपोल पर दो फोर्स काम करेगा। डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक ऊपर में चार्ज होता है, ओहो, ऊपर में एक चार्ज होता है, पहले ही मान लेते हैं ऊपर में एक चार्ज होता है, एक नीचे चार्ज होता है। देखो ये डाइपोल को हम सॉलिड दिखा दिए, एक्चुअली डॉटेड दिखाना ज्यादा बेटर था, लेकिन ये डाइपोल है। एक्चुअली डाइपोल में क्या होता है, माइनस प्लस चार्ज होता है, लेकिन ये डाइपोल को सॉलिड दिखाया ताकि समझने में सुविधा हो, ठीक है। मतलब बेसिकली डाइपोल में क्या है, प्लस माइनस चार्ज होता है।
तो चलो यहाँ हम प्लस चार्ज मान लेते हैं, कहीं एक प्लस कहीं माइनस चार्ज मान लेते हैं। चलो इसको प्लस क्यू ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं माइनस क्यू ले लेते हैं, इस चार्ज को हम माइनस क्यू लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, माइनस क्यू ले लेते हैं। अब देखो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, मतलब इधर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको किधर की ओर धक्का देगा, ये पॉजिटिव चार्ज को कहेगा भाई तुम इधर की ओर भागो, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, एकदम इधर की ओर एक फोर्स काम करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। चलो ये तो समझ में आया कि फोर्स काम करेगा। चलो इस फोर्स को हम F1 बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई दे दो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू F बाई क्यू होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू पता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा क्यू ई। वैसे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चलो इसको फोर्स लगेगा उसको F2 बोलते हैं, ये क्या होगा, ये भी क्यू ही होगा। और वही अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये माइनस क्यू ही हो जाएगा। ओहो, इसको नहीं नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म ही लेते हैं ताकि कोई अंतर लगे, तुम अगर कहोगे सर कि दोनों सेम ही बना दिए, अंतर कहाँ लग रहा है, ये क्यू ही लेते हैं। दोनों फोर्स F1 F2 दी है, लेकिन अंतर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है दोनों का। तो इस टॉर्क पर दो फोर्स काम कर रहा है, और दोनों फोर्स के बीच में कुछ दूरी भी है। आपको बताए थे कि यदि एक लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा है, इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर एक नीचे, F1 F2, तो निश्चित रूप से ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। ठीक कहानी देखो यहाँ भी हो रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स रोटेट करेगा। तो टॉर्क निकालना है यहीं पर, इसी का तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ तो ये F1 F2 के बीच का क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये लाइन एक ड्रॉ करना होगा हमको, यहां से एक इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करना होगा ऐसे, ठीक है। देखो ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर, अब ये जो लाइन है वो कह रहा है इस लाइन को इससे जोड़ते हैं। अब ये देखो ये F1 ऐसे चला गया, ये F2 ऐसे चला गया, दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस इनटू दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको जरा डॉटेड बना देते हैं। डॉटेड बनाने का मेरे पास उपाय, हल्का हल्का मिटा देते हैं इसको, क्या, अरे तो टेक्निक बहुत जबरदस्त है। तो इसको मिटा देंगे तो डॉटेड, क्योंकि हमको डॉटेड ही चाहिए था ये। चलो एक नंबर हो गया, इसको भी डॉटेड करते हैं। ठीक है, चलो इससे ज्यादा आज तो नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अब बताइए इस यहाँ तक में किसी कुछ पूछना है, इस डायग्राम में किसी कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। अभी तक इस डायग्राम में किस तरह का प्रॉब्लम तो बोलिए, कुछ पूछना चाहते No, हैं sir. कि? सर हाँ सर नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स अभी, नेट फोर्स तो आप जोड़ के देख लीजिए, जीरो ही ना आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्यू ही है, इसका माइनस क्यू है, जोड़िएगा जीरो आ जाएगा। तो वो तो आएगा ही, नेट फोर्स जीरो आएगा, वो तो हम बताएंगे ही आगे। फिलहाल इस डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना है? नो सर। बाकी डिटेल हम चलेंगे, टॉर्क कब जीरो होता है, और ठीक है नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे।